नमस्ते, आदाब। आप पसमादा डेमोक्रेसी से और हम दिल्ली में पसमादा महाज के ऑफिस में बैठे हुए हैं और यहाँ पे तेलंगाना से भी साथी आए हुए हैं जो तेलंगाना के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, अदनान साहब। इनसे हम बात करते हैं कि वहाँ पे जाति स्ट्रक्चर क्या है मुसलमानों के बीच। जिस तरह हम उत्तर भारत में बोला जाता है कि सिर्फ यहीं पे जातिवाद है, दक्षिण भारत में नहीं। दक्षिण भारत में बोला जाता है वहीं पर है, फिर नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ साथी वो बोलते ही कहते हैं कि वहीं पर जातिवाद है मुसलमानों के बीच और कहीं पर नहीं है। इस तरीके का एक भ्रम बना के रखते हैं, तो उस पर हम थोड़ा बात करते हैं। अदनान भाई, थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में कि आपकी तालीम कहाँ से, आप कहाँ से हैं, हैदराबाद में कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबका भाई अदनान खमर और प्रेसिडेंट ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज तेलंगाना। मुझे ये पसमानदा की नुमाइंदगी करने का जो मुद्दा है, इसको मैं जो कैसे आगे ले आऊँ, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो साल 2012 में मेरा जब ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर था तो मैं अलग अलग सोशल एक्टिविटीज़ किया करता था। तो मेरी मुलाकात वहाँ पर बामसेफ के कुछ नुमाइंदों से हुई और फिर मैं बामसेफ से जुड़ गया। और उसका जो मुद्दा था मुझे बहुत पसंद आया कि वो लोग कह रहे थे कि SC, ST, OBCs और माइनॉरिटीज़ मुसलमान मिलकर काम करना चाहिए। सबके सब सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ये सब मिल जाएंगे तो हम जो है सो सवर्णों के ख़िलाफ़ एक अच्छा जो है सो प्रदर्शन कर सकते हैं। 8 साल मैं भारतीय विद्यार्थी मोर्चा का स्टेट का जनरल सेक्रेटरी रहा और जब कभी भी बात आती सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस की तो शेड्यूल कास्ट के अलग अलग जातियों की बात आती, शेड्यूल ट्राइब के अलग अलग जातियों की बात आती, OBCs में भी जो मोस्ट बैकवर्ड कम्युनिटीज़ है उनकी बात आती। लेकिन मुसलमानों को एक ही टोकरे में रख दिया जाता कि ये माइनॉरिटीज़ है। और वहाँ पर तेलंगाना में माइनॉरिटीज़ की जब बात आती तो किसी और को उनकी आवाज़ उठाने का हक़ है ही नहीं। जितनी इस्लामी जमातें हैं, जितनी इस्लामी मुसलमानों की तंजीमें हैं, ये सब मुसलमानों को यही बात कही थी कि कलमे की बुनियाद पे तुम एक हो, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन BJP RSS है और हमको यहाँ की जो जमात है, यहाँ की जो क़ियादत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, उसको मजबूत करना है, मुसलमानों की आवाज़ है। जब कभी इलेक्शन आते तो तकरीबन 100 से 150 उलमा लेटर हेड पर लिखा करते थे कि हम जो है सो ये फ़लाँ पार्टी को, कैंडिडेट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं और दूसरों को भी गुजारिश कर रहे हैं कि जो अपील कर रहे हैं कि ये कैंडिडेट को जिताया जाए। अब मेरे दिमाग में हमेशा ये सवाल हुआ करता था कि ये सब लोग जो सो हमें डरा रहे हैं BJP और RSS के नाम से, लेकिन मैं जहाँ रहता हूँ हैदराबाद में, पुराने शहर में, पूरे तेलंगाना में और पूरे हैदराबाद में सबसे अगर पिछड़ा कोई इलाका है तो वो हमारा पुराना शहर है। और वहाँ पर पिछले 40 साल से मुस्लिम क़ियादत ही है। वहाँ पर कोई डेवलपमेंट की बात नहीं होती, वहाँ पे कोई तालीम की बात नहीं होती, वहाँ पर कोई एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं होती। हैदराबाद के जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा तरक्याती काम होते, लेकिन यहाँ पर वही गंदे नाले, खुदी हुई सड़कें, स्कूल सही से ठीक नहीं, आंगनवाड़ी सही से ठीक नहीं, और वहाँ के पसमानदा मुसलमान गरीबी की भुखमरी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरे दिमाग में सवाल आना शुरू हुआ कि आज़ादी से लेके अब तक यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में कभी BJP क़ियादत में नहीं आई, कभी वहाँ पर BJP की हुकूमत बनी ही नहीं। जब BJP वहाँ पर हुकूमत में नहीं आई तो सबसे ज़्यादा बदतर हालात ये पसमानदा मुसलमानों के किसने किए? हमारे ही लोगों ने। जिनका नाम लेके हमको डराया जाता वो तो कभी पावर में आए ही नहीं, हमेशा से यही पावर में आए। कभी कांग्रेस आई, कभी तेलुगु देशम आई, कभी BRS आई, कभी कम्युनिस्ट आई, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा जो सो ये पार्टीज़ के साथ फ्रेंडली रिलेशन में रही। तो फिर BJP RSS हमारे पिछड़ेपन की जिम्मेदार कैसी हुई, हमारी दुश्मन कैसा हुई? तो ये सवाल मेरे दिमाग में आने लगा। और जो दूसरे SC, ST, OBCs के जो ऑर्गेनाइजेशंस चलाने वाले हैं उनसे जब मैं ये सवाल करने लगा तो उनका वही जवाब था कि अरे ये सवाल नहीं करना, मुसलमान पूरे एक हो जाना, कलमे की बुनियाद पे एक होना, हमारी लड़ाई BJP RSS से। मैं बोला कभी हमारी लड़ाई BJP RSS से नहीं रही।
लिहाजा मैं ये SC ST OBCs के जितने भी मीटिंग्स हुआ करते थे वहाँ पे जाना बंद कर दिया। और मेरे दिमाग में यही था कि जिस तरह हिंदू धोबियों को हुकूमत की तरफ से जो स्कीम्स या फिर जो फ़ायदेमंद चीज़ें सहूलियात मिलते हैं, मुसलमान धोबियों को क्यों नहीं मिलते? मुसलमानों में भी शेड्यूल ट्राइब से कन्वर्टेड पसमानदा मुसलमान है, SC से कन्वर्टेड मुसलमान है, इनको क्यों बराबर का हक़ नहीं मिलता जो STs को या OBCs को मिलता? ये मेरे दिमाग में हमेशा सवाल चलता रहा। फिर अल्लाह के फजलो करम से 2021 की एंडिंग में मुझे अल्लाह ने मौका दिया कि प्रशांत किशोर के जो ऑर्गेनाइजेशन है IPAC, उसमें मैंने 1 साल काम किया और 1 साल में तकरीबन 550 से 600 गांव मैंने फिरे। तो हमारा काम होता था वहाँ का डेटा कलेक्ट करना, वहाँ के पॉलिटिकल वहाँ का सिचुएशन कैसा है मालूम करना, वहाँ के क्या मसाइल है। लेकिन मेरा पर्सनल फोकस हुआ करता था कि दूर देहात गाँव में पसमानदा मुसलमानों के मसाइल क्या है। तो मैंने देखा कि बहुत बुरे हैं। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब जो अलग टांडों में रहते हैं, उनको गाँव को के अंदर आने की इजाज़त नहीं है। उनके हालात अच्छे हैं, लेकिन ये पसमानदा मुसलमानों के हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और हमारे पास तेलंगाना में असदुद्दीन अवैसी इनका लीडर नहीं है। असदुद्दीन अवैसी को तो मालूम भी नहीं है कि इस किस्म के मुसलमान इतने पिछड़ेपन में रहते हैं वहाँ पर। हाँ, जमात इस्लामी इनकी क़ियादत नहीं करती, जमीयत उलमाए हिंद इनकी क़ियादत नहीं करती, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तो इनके हालात के बारे में मालूम ही नहीं। तो तब मुझे समझ में आया कि ये जितने तंजीमें हैं, ये जितने ऑर्गेनाइजेशंस और कायदीन हैं, ये बस टेबल पे काम करने वाली हैं। लेटर हेड पे बस फतवा जारी कर देते, इनका साथ दो, इनका साथ न दो, और सौदेबाजी कर लेते। नुकसान हम पसमानदा मुसलमानों का होता। फिर मैंने पसमानदा मुसलमानों के ताल्लुक़ से उनको आगाह करने के लिए काम करना शुरू किया। काम करते 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 तकरीबन 1-1.5 साल 2 साल मैंने काम किए। तब मुझे पता चला कि उत्तर भारत में भी ऐसा ही काम बहुत पहले से चलते हुए आ रहा है। यहाँ पे मुनज़्ज़म तरीक़े से एक तंजीम है, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज, उसके जो कायदीन हैं, ख़ास तौर पे यूनुस साहब ने मुझे कॉल करके वहाँ के तेलंगाना के पसमानदा मुसलमानों के हालात के ताल्लुक़ से बात की। फिर हमारी और मुज़ाकरात बढ़ते गए, बातचीत बढ़ते गई। परवेज़ हनीफ़ साहब से बात भी करी। उसके बाद वो लोगों ने मुझे ज़िम्मेदारी दी कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का झंडा अब तेलंगाना में लहराना चाहिए। वहाँ के जो पसमानदा मुसलमान हैं उनकी आवाज़ को और उठाना चाहिए। तो पिछले तकरीबन 1.5 साल से तेलंगाना में मुनज़्ज़म तरीक़े से बहुत अच्छा पसमानदा मुसलमानों के ताल्लुक़ से काम चल रहा है। वहाँ तो मालूम ही नहीं था, ये जो टर्म पसमानदा है वो भी लोगों को नहीं मालूम था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब हर जगह, हर न्यूज़पेपर में, हर न्यूज़ चैनल में, हर जगह लोगों की ज़बान पे है पसमानदा। ये पसमानदा मसला क्या है। एक जो बात छूट गई थी, फिर खत्म हो जाए, वहाँ पे जाति स्ट्रक्चर बताइए। मुसलमानों में कौन कौन सी कास्ट है वहाँ पे, तो उसको समझाइए। जैसे हम नॉर्मली जानते हैं हर जगह एक जैसी कास्ट होती है, आपके यहाँ कुछ अलग नाम से पुकारी जाती है कुछ कास्ट, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। वहाँ पर देखिए, पसमानदा मुसलमानों के BC कैटेगरी से, BC लिस्ट में पसमानदा मुसलमान आते हैं। OBC जैसा लिस्ट, वहाँ पे BC, तेलंगाना की BC लिस्ट है। BCA में मेहतर होते हैं, मेहतर BCA में आते हैं। BCB में 4 कैटेगरीज आती हैं, दूधे कला, नूर बख्श, लद्दाफ और पिंजरी। ये 4 BCB कैटेगरी में आती हैं। और BCE में 14 जातियाँ आती हैं, जिसमें अच्छा कुंटला वालू, फ़कीर में भी घंटा फ़कीर, बुडबुकी फ़कीर और दरवेश। फिर रीछों को नचाने वाले, बंदरों को नचाने वाले, सांपों को नचाने वाले, फिर हैं। फिर शेख आते हैं। शेख ये बाहर से आए सो वाले शेख नहीं, वहाँ पे जो है सो जो छोटे छोटे काम करने वाले, पंचर बनाने वाले, लेबर का काम करने वाले, एग्रीकल्चरल लेबर जो हुआ करते हैं वो। फिर खुरैशी आते हैं और लब्बई और सिद्दी ऐसे भी आते हैं। पत्थर फोड़ुलू आते हैं। पत्थर फोड़ुलू पत्थर का काम करने वाले, पत्थर तराश करने वाले, लेबर का काम करने वाले, ये लोग आते हैं। और
पत्थरफोडुलू और पत्थरफोडुलू है जी। तो तकरीबन ऐसे 14 कैटेगरीज BCE में आते हैं। अच्छी बात यह है कि वहाँ के पसमानदा मुसलमानों को अच्छे तरीके से मालूम है कि वो लोग किस जातियों में हैं, क्योंकि उनके अंदर भी डिफरेंसेस है। मैं जब जाकर फ़कीरों में बैठा तो फ़कीर एसोसिएशन भी है वहाँ पे, फ़कीरों का एक संगम भी है। उन लोगों में लड़ाई है कि मैं पैसे मांगने वाला हूँ, तू चावल मांगने वाला है, मैं तेरी बेटी को नहीं करता हूँ, तू मेरे साथ नहीं जोड़ना, ये उनके अंदर लड़ाई है। फिर भुग्गे वाले हैं, बलून फुग्गे बेचने वाले, ये भी एक जाति वहाँ पे पाई जाती है। तो उनके जब नुमाइंदों से मैं बात किया तो वो लोगों ने बताया कि पूरे तेलंगाना में तकरीबन 3 से 4 लाख भुग्गे वाले पाए जाते हैं। उनका एक संगम भी है और उनके संगम में तकरीबन उनके संगम के अकाउंट में 95 लाख रुपीस डिपॉजिटेड है। मैं बोला ये कैसे आए भाई? तो उनका ये कहना है कि हमारी जाति से बाहर अगर कोई शादी करता है, बच्चा या बच्ची, तो उनके पेरेंट्स जुर्माने के तौर पे 50,000, 1 लाख, 10,000 उनकी जितनी भी इस्तेतात हो संगम में डोनेट कर देते हैं। तो वो डोनेशन जमा करते हुए 95 लाख रुपीस उनके जो है सो अकाउंट में पड़े हुए हैं। फिर लोग बोलते हैं कि दक्षिण भारत में जातिवाद मुसलमानों में नहीं है, वहाँ पर है। पत्थरफोडुलू उन लोगों के अंदर एक वो है, मैं ये पत्थर फोड़ने वाला हूँ, मैं ये काम करने वाला हूँ, तुम फ़कीर है। तो लिहाजा इनके छोटे छोटे संगम वहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं वहाँ पे जो है सो फिलवक्त ये काम कर रहा हूँ कि इन सब से मिलके एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाकर सबको एक अम्ब्रेला में लाकर इंशाल्लाह जो सो हम सही तरीके से नुमाइंदगी कर सकते हैं, बल्कि हमारी जिद्दोजहद जारी है। और अलग अलग ज़िलों में अलग अलग जातियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। तो उस लिहाज से भी इंशाल्लाह जो है सो काम करना है। काम बड़ा है लेकिन बहुत फ्रूटफुल रहेगा इंशाल्लाह। इससे ना सिर्फ ये पसमानदा मुसलमानों की ज़िंदगी बदलने वाली है, बल्कि हमारे मुल्क का फ्यूचर भी इंशाल्लाह जो है सो इससे सही होने वाला है। ये तकरीबन पूरे इंडिया में ये जो पसमानदा मुसलमान है 12 से 13 करोड़ है, इनको नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। और तेलंगाना में तकरीबन 50 से 60 लाख मुसलमान है जो पसमानदा है और इनकी क़ियादत अब तक सही तरीके से नहीं आई। हमारा इरादा है कि इन जातियों में लीडरशिप खड़ाएं। याद रखिए, एक फ़कीर की क़ियादत एक पत्थरफोडुलू नहीं कर सकता। फ़कीर के जो मसाइल रहते वो उसको मालूम रहते, उनके अंदर से क़ियादत ठहरनी चाहिए। एक कुरैशी की क़ियादत सैयद नहीं कर सकता। सैयद के अलग मसाइल होंगे, कुरैशी के अलग मसाइल है। लिहाजा इन छोटे छोटे तबक़ात में से हमें क़ियादत ठहरानी चाहिए, इनका बढ़ाना चाहिए। यही काम करते हुए ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज तेलंगाना आगे बढ़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए कितनी नई नई जातियों के बारे में पता चला, और जो बता रहे थे कि एक जाति अगर दूसरे में शादी कर रही है तो जुर्माना देना पड़ रहा है। इस पर हम कभी विस्तार से बात करेंगे, कैसे जो है बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते हैं जाति व्यवस्था का जन्म ही इस वजह से हुआ कि जब कि एक ने रोक दिया कि हमारी रक्त शुद्धता के लिए हम दूसरे में शादी नहीं करेंगे, तो और उसकी नकल करते हुए एक पूरी व्यवस्था बन गई। ठीक है, तो इस पर हम कभी विस्तार से इसके ये फिलोसफिकल बातें और इस तरह की बातें हम कभी विस्तार से अलग किसी माहौल में करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। जय पसमानदा, जय हिंद।